नमस्कार। आप देख रही हैं दूरदर्शन बिहार। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट अर्पिता। दर्शकों, पिछले एक साल से हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ ही भारत भी इसका कड़ा मुकाबला कर रहा है। लेकिन दर्शकों, गुजरते वक्त के साथ ही कोरोना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो चुका है। दर्शकों, इसी बीच ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में ज़रूरी है हम सबको और ज़्यादा सावधान होने की, इन सब के बारे में सटीक जानकारी लेने की और इसके साथ ही इसके इलाज के बारे में भी जानकारी लेने की, ताकि हम इनका फिर से मुकाबला कर पाएं। और इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम रखा है और इस खास बातचीत के लिए हमने एक खास मेहमान को बुलाया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मनीष मंडल जी। डॉक्टर साहब, आपको बता दें कि IGIMS में चिकित्सा अधीक्षक हैं और इसके साथ ही साथ ये लंबे वक्त से चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि किसी कोरोना के मरीज में क्या कुछ लक्षण नजर आते हैं। कोरोना के मरीज के माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 लक्षण बताए गए हैं। जो माइल्ड सिम्टम है, इसमें सबसे पहला जो होता है उसे हल्की सर्दी या खांसी या जुकाम कहिए वो होता है। किसी किसी को ये भी नहीं होता है, सिर्फ उसका जो है गंध सूंघने की क्षमता चली जाती है, किसी किसी की स्वाद चली जाती है। तो ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ जब मॉडरेट होता है तो इसमें खांसी होने लगती है, बुखार भी रहता है और इसके साथ साथ सांस में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी, लेकिन दिक्कत रहती है। सीवियर सिम्टम्स में सांस में काफ़ी दिक्कत होती है और सांस की दिक्कत के कारण ही वो अस्पताल पहुँचता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से इसके लक्षणों के बारे में आपको बताया है, आप इन पर गौर कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर इस बीच हम चर्चा करें इसके चेंज होते वेरिएंट की, क्योंकि जो कोरोना पहली लहर में था अब दूसरी लहर में काफी बदल चुका है, तो ऐसे में इसके लक्षणों में भी बदलाव हुआ होगा। जी, पहला जो लक्षण हुआ था, जो फर्स्ट फेज था, उसमें लोग को 5 से 7 दिन का समय था। इस 5 से 7 दिन के समय में लोग हल्का सर्दी खांसी, हल्का जुकाम या हल्की बुखार ये लेके आया करते थे। लेकिन जो सेकेंड वेव आया, इसमें ये सारे सिम्टम्स चेंज हो गए। लोग सीधे तेज़ बुखार लेके आने लगे और इससे अगर बढ़ता है तो सांस में दिक्कत लेके आने लगे। लोग का सैचुरेशन दिन ब दिन ड्रॉप होता चला गया और समय बिल्कुल 24 से 48 घंटे के अंदर ये सब चीज़ें हो रही थी। यानी कि जो पहला बीमारी था, फर्स्ट फेज था, उसमें 5 से 7 दिन के पास लोगों को समय लगता था, संभलने का समय होता था। और सेकेंड वेव में ये चीज़ें नहीं थी। 24 से 48 घंटा में या तो बुखार बहुत तेज़ हो जा रही थी या वो सांस की दिक्कत के साथ आ रहा था और इसी के कारण लोगों को परेशानी हुई। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी बीच ब्लैक फंगस भी आ चुका है, येलो फंगस हो, व्हाइट फंगस हो, तो अब देखने को मिल रहा है कि कई मरीज जो कोरोना के हैं उनमें फंगस भी सामने आ रहा है। तो इसके लक्षण किस तरह से नजर आते हैं? कोई व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो इसमें फंगस भी है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, इसमें 2 तरह के मेन सिम्टम्स होते हैं। पहला जो कैटेगरी होता है उसमें लोग कोरोना से पीड़ित होते हैं, कोरोना की बीमारी ठीक हुई होती है और कोरोना की बीमारी ठीक होने के बाद कम से कम 15 से 20 दिन के बाद उन्हें ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन होती है। और इस फंगस इन्फेक्शन में वो जो सिम्टम लेके आता है, शुरुआती दौर में उन्हें हल्का जुकाम या कहिए नाक बंद होने जैसा, या इससे भी ऊपर अगर होता है तो आँख में हल्की लालीपन आती है, उससे भी ऊपर जाता है तो हल्का सर में दर्द होता है, हेडेक जिसे कहते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स जब बढ़ जाते हैं तब वो आँख उसका सूज जाता है, नाक उसकी सूज जाती है, आँख और नाक के बगल में जो भाव के नीचे का इलाका होता है वो सूज जाता है। तो ये इसके सीवियर सिम्टम्स होते हैं। इनसे भी अगर ऊपर बढ़ जाए तो लोग बेहोश अवस्था या अर्ध बेहोश अवस्था में भी आते हैं। तो ब्लैक फंगस के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर उन्हें हल्की जुकाम लगे या नाक बंद ऐसा लगे या हल्का नाक में सूजन ऐसा लगे तो सब, और कोविड हो चुका हो, तो उन्हें समझना चाहिए कि हो सकता है कि ब्लैक फंगस हो गया हो और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे या जहाँ भी डॉक्टर्स मौजूद हैं वहाँ जाकर ज़रूर दिखानी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, उसको ब्लैक फंगस हो गया है, ऐसे में अगर मरीज बेहोश हो जाता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिम्टम्स जो होती हैं कि ब्लैक फंगस उसे हुआ है या नहीं हुआ तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर कोरोना हुआ है और उसके नाक में सूजन ऐसा लगे
या नाक में सूजन दिखे या भाव के नीचे सूजन दिखे या दांत में दर्द हो और वो बेहोशी की तरफ बढ़ने लगे, तो ये लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। कभी कभी इस जगह पे हल्का कालापन भी नजर आने लगता है और इसके बाद ही बेहोशी की तरफ लोग जाता है। तो अगर ये सब सिम्टम हो और बेहोशी की तरफ हो तो उन्हें तुरंत इमीडिएटली जो भी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है जहाँ ब्लैक फंगस का इलाज होता है वहाँ जाना चाहिए। और ईएनटी के देखरेख में ये सब जांच होती है जिसमें पता चलता है कि ब्लैक फंगस है या नहीं है। और अगर इस समय में अगर बेहोशी के बिना लोग पहुँचते हैं तो इलाज बहुत आसान है, इलाज से वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर बेहोशावस्था में पहुंचते हैं तब बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इलाज है लेकिन बचना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ही गंभीर अवस्था डॉक्टर साहब ने बताई है। और अगर इस तरह की अवस्था आपको नजर आती है तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी है कि आप बिना देरी किए अस्पताल पहुंचिए, तभी इसका सही इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें आपके अस्पताल की IGIMS की, तो वहाँ पर इस तरह के मरीजों के इलाज की क्या कुछ सुविधा है? हमारे पास हर कैटेगरी के मरीज के लिए मुफ्त की इलाज उपलब्ध है जी। अगर वो माइल्ड सिम्टम है उसकी भी इलाज है, जिसमें हल्का सर्दी जुकाम हो या हल्की बुखार हो। इससे मॉडरेट में जाता है तो फीवर हो सकती है, खांसी हो सकती है, खांसी से वो बार बार खांसते खांसते आँख में आंसू आ जाता है, वो मॉडरेट सिम्टम्स वाले के लिए इलाज है। अगर वो सीरियस है जिसमें ये सब सिम्टम के साथ तेज़ बुखार के साथ सांस में दिक्कत होती है और सैचुरेशन उसका फॉल करने लगता है। हर जगह आजकल हर लोगों के पास सैचुरेशन मशीन है जिससे वो देख सकते हैं। 1000-1500 में मशीन आती है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर किसी को लग रहा है कि कोविड है और उसके पास ये सैचुरेशन वाली मशीन है तो घर पे ही अगर उसका सैचुरेशन कम होने लगे तो तुरंत उसे नज़दीक के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में जाके इलाज करना चाहिए। और सांस में दिक्कत हो और वो मशीन 93 से 90 तक अगर दिख रहा है तो उसे ज़रूर जाके अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, ऑक्सीनेट होनी चाहिए। बिल्कुल, तो गंभीर अवस्था अगर घर पर रहकर आप इलाज कर रहे हैं और इसी बीच अगर आपकी अवस्था गंभीर हो जाती है तो बिना देरी के अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर साहब, कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकलता है, इसी बीच वो सोचता है कि मैं घर पर रहकर इसका इलाज कर लूँ, तो उसे क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाने चाहिए? उसे देखना चाहिए कि सिम्टम्स क्या है जी। उसे खुद से आकलन करना चाहिए कि सिम्टम्स माइल्ड हैं या मॉडरेट हैं। सीवियर होगा तो वो खुद पे खुद अस्पताल जाने की नौबत तो आ ही जाएगी। लेकिन माइल्ड मॉडरेट वाले में मैं चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से कहना चाहूँगा लोगों से, अपने श्रोताओं से, कि अगर उनका सैचुरेशन 93 से नीचे आना शुरू करे तो ये सही समय है कि मरीज को तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और वहाँ रीचेक करवाएं मशीन पे कि कम है कि नहीं। अगर 90 पहुँच जाता है तो ऑक्सीजनेट करें और दवा चलाएं। ऐसे मरीज बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं जिनका 93 से 90 के बीच में सैचुरेशन है और ऑक्सीजनेट करने से और मात्र टैबलेट खाने से ठीक हो सकता है। हाँ, अगर सैचुरेशन बहुत फॉल करने लगे, कम होने लगे और वो 90 से कम चला जाए, 85 तक जाए, तो ऐसे मरीजों को बिना चिकित्सीय सलाह के और बिना मतलब घर पे इलाज इनका नहीं हो सकता। इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा और इनको वहाँ पर डॉक्टर की देखरेख में इलाज करनी ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो अस्पताल जाने पर तो सुविधाएं हमें मिल ही जाती हैं और सही से हमारा वहाँ पर इलाज भी हो जाता है, सही से देखरेख हो जाती है। लेकिन घर के जो मरीज होते हैं वो क्या कुछ खाएं, क्या कुछ नहीं खाएं, उनकी दिनचर्या कैसी हो, इस पर बताइए। कि देखिए, ये इम्यूनिटी पे अटैक करता है। जो बीमारी है कोविड, ये इम्यूनिटी पे अटैक करने से हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी दो तरह से बढ़ता है। एक तो कि आपके अंदर की जो क्षमता है आप खुद उसको ओवरकम करें। ये नहीं सोचे कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा, मैं चल ही नहीं पाऊंगा। मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग को खुश रहना है, कोशिश करना है कि हमसे ओवरकम करेंगे, ठीक होंगे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है खान पान, क्योंकि इम्यूनिटी में सबसे ज़रूरी है फल। फल के माध्यम से आप इसको, क्योंकि उसमें विटामिन होती हैं, मिनरल्स होती हैं, विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये सब हर तरह के फल में, खास करके साइट्रस फ्रूट्स में काफ़ी प्रेजेंट रहता है। तो उन्हें फल जरूर खाना चाहिए। प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कोविड अफेक्टेड कोई होता है तो उसकी प्रोटीन की लॉस होने लगती है। तो प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप फल का नाम लें तो फल में कीवी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कीवी लें, मौसमी लें, सेब लें। ये सब लेने से उनकी इम्यूनिटी, उनकी विटामिन सी की क्षमता बढ़ेगी और ये सब बढ़ने से वो अंदर से स्वस्थ रहने की क्षमता उन्हें मिल जाए।
बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि अपने जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको काफ़ी मजबूत रखिए। फलों का सेवन कीजिए, कीवी खाइए, संतरा खाइए, मौसमी खाइए। ये सब फल आपको काफ़ी मजबूती देंगे और आप कोरोना का डटकर मुकाबला कर पाएंगे। और डॉक्टर साहब, इसी बीच हम घर के बाकी सदस्यों की बात करें। अक्सर देखा जाता है कि घर में कोई कोरोना का मरीज है, हम उसकी देखभाल में तो लग जाते हैं, लेकिन घर के बाकी सदस्य कहीं ना कहीं कोरोना से इफेक्टेड होने लगते हैं। तो ऐसे में खुद को कैसे बचाएं और उनका इम्यून कैसे मजबूत रहे? ये सबसे ज़रूरी है कि घर में अगर किसी एक को कोविड पॉजिटिव होता है और या लक्षण दिखते हैं जी जी। तो उन्हें सबसे पहले आइसोलेट हो जाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एक अलग रूम में उनको शिफ्ट कर दें। वो जो मरीज़ है या सस्पेक्टेड कोविड है वो खुद मास्क लगाए, बिल्कुल। घर के दूसरे सदस्य भी मास्क लगाएं और आइसोलेट रखें। खान पान ऐसे मरीजों का बिल्कुल अलग होना चाहिए क्योंकि खान पान का समय ही ऐसा है जिसमें लोग एकजुट होते हैं बिल्कुल। और सर का मास्क उतरता है। जी जी। कभी कभी चाय पीने के लिए एक साथ बैठते हैं, तो वैसे मरीज जो कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं जी। या जिनमें माइल्ड सिम्टम है तो उनको अगर संदेह भी है कि कोविड है तो वो अलग ही खान पान रखें, अलग ही चाय रखें, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो ये दूसरे को फैल सकता है। तो सबसे ज़रूरी है मास्क। नेक्स्ट जो है वो सैनिटाइजेशन, हाथ धोएं, दूरी बना के रखें। घर में अगर बैठते भी हैं तो मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी को मेंटेन करें और हाथ को धोएं। कभी भी अपने हाथ से अपने नाक को, मुंह को और आँख को बिल्कुल ही नहीं छूना। जो लोगों को, कुछ लोग आदत होती है बार बार नाक छूने की या आँख छूने की या आँख को नोचने की, उनको सबसे ज़्यादा खतरा इन्फेक्शन फैलने का होता है। तो उनको एहतियात बरतनी है। मास्क पहनेंगे तो मुंह छू नहीं पाएंगे, या अगर उनको बहुत ऐसी आदत है तो मास्क भी पहने और चश्मा भी लगा दें ताकि नाक, मुंह और आँख तीनों सेफ रहे, इन्फेक्शन इनसे आँखों में न जा सके। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें फिर से बताया है कि शुरू से लेकर अब तक जो कुछ सरकार की तरफ से हमें गाइडलाइन दी जा रही थी कि अपने हाथ को बार बार धोइए, मास्क लगाइए, इसके साथ ही साथ अच्छा खाना खाइए, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, वो सभी तरीके हमें आज भी अपनाने हैं और भी ज़्यादा हमें सावधान होना है क्योंकि अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस भी हमारे बीच आ चुका है। डॉक्टर साहब, अगर हम इन्हीं फंगस के बारे में चर्चा करें तो कोरोना के साथ इनका आना हमारे लिए कितना खतरनाक है और किन मरीजों में, जो कोरोना का मरीज है, किस तरह के मरीजों में ये फंगस ज्यादा अटैक करते हैं? देखिए, मैं दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को समझाना चाहूँगा कि ब्लैक हो या वाइट हो या येलो, ये साइंटिफिक चीज़ें हैं देखने के लिए। सबका कारण एक ही है, सबका इलाज भी एक ही है। ऐसा नहीं लोग सोचे या श्रोता ऐसा नहीं सोचे कि किसी को ब्लैक फंगस है तो कम घातक है, वाइट फंगस है तो ज़्यादा हो जाएगा, येलो होगा तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रजाति का हो। इन्फेक्शन है, उसको ट्रीटमेंट भी एक ही तरह से किया जाता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरीके से होती है। पहला है कि अगर सिर्फ नाकों तक है तो स्टेज 1 बोलते हैं। ये इन्फेक्शन नाक से अगर आँख में चला जाए या इस वाले इलाके में, दोनों में चला जाए तो स्टेज 2 हो जाता है। अगर आँख को टच कर गया और आँख के आसपास में आ गया तो स्टेज 3 हो जाता है। और आँख के साथ, नाक के साथ ये अगर मस्तिष्क यानी ब्रेन में चला जाए तो स्टेज 4 हो जाता है। तो हर स्टेज का इलाज अलग होता है। स्टेज 1 वाले को ENT के डॉक्टर्स देखते हैं, उनके ही देख रेख में ये मरीज ठीक हो जाते हैं। छोटा मोटा ऑपरेशन भी किया जाता है और एक दवा चलेगी, ठीक हो जाएंगे। स्टेज 2 यानी इसमें या तो उसकी आँख इन्वॉल्व है या ये जो अपना दोनों इलाका है ये इन्वॉल्व है। इसमें भी ENT और आई दोनों के सम्मिलित इलाज से होता है ठीक, और इसमें भी इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस अमूमन 14 डेज तक तो मिनिमम चलनी है, ज़्यादा भी चल सकती है। अगर इसके साथ आँख इन्वॉल्व है और हो सकता है कि ब्रेन भी इन्वॉल्व है, वैसे में इनको तीनों लोग मिलके देखते हैं। यानी इनको आई के डॉक्टर भी देखेंगे, इनको ENT के डॉक्टर भी देखेंगे, इनको न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर भी देखेंगे और डेंटल के डॉक्टर भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी जबड़ा भी अफेक्टेड होता है। तो इसका इलाज अलग अलग है। लेकिन मूल बात है कि अगर कोई इन्फेक्टेड होता है तो जल्द से जल्द वो डॉक्टर से दिखाए, चिकित्सीय सलाह ले, और चिकित्सीय सलाह लेने से ये बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मुश्किल आती है जो अपने पे ध्यान नहीं देखते हैं, उनका अगर भाव फूल गया है, आँख के नीचे काला हो गया है, नाक में सूजन है, नाक फूल गया है, तब भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो ऐसे में उनका ब्रेन में इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, और जिसका ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया उसी में बेहोशी की अवस्था या पूरा बेहोशी होता है, और ऐसे मरीजों का इलाज बहुत डिफिकल्ट होता है और इसमें जान भी जा सकती है। तो आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी को
आँख में लालीपन होता है या नाक में सूजन जैसा लगता भी है या नाक बंद होता है तो उनको तुरंत जाके दिखाना चाहिए। खास करके जो थर्ड वेव की संभावना जताई जा रही है तो इसमें छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व होने की समस्या आ सकती है। तो बच्चे जो है वो मास्क नहीं पहनते हैं, बच्चे जो है वो घर में एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक से खेलने का होता है और जनरली वो छोटा अगर घर हो तो एक जगह ही रहते हैं तो इसमें संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आजकल देख रहे हैं कि स्कूल सारे बंद हैं, बच्चे घर में ही पढ़ रहे हैं, लगातार लैपटॉप पे रह रहे हैं, लगातार मोबाइल पे रह रहे हैं, हो सकता है कि ऐसे बच्चों को आँख में लालीपन, हो सकता है कि ऐसे बच्चे थकान महसूस कर रहे हैं। तो इसको हल्के में पेरेंट्स को नहीं लेना है, हो सकता है कि ये ब्लैक फंगस जो कि बहुत शुरुआती दौर में। तो दूरदर्शन के माध्यम से मैं वैसे माता पिताओं को समझाना चाहूँगा कि जिनके बच्चे लैपटॉप या मोबाइल पे बहुत ज़्यादा देर रह रहे हैं और आँख लाल है तो इसको ये मत समझें कि लैपटॉप मोबाइल से यूज़ करने से होता है, हो सकता है कि इन्हें ब्लैक फंगस भी हो और ऐसे बच्चों को तुरंत दिखाना चाहिए क्योंकि बचाव ही एक ऐसा है जिससे हम थर्ड वेव बचा सकते हैं। तो बच्चों को मास्क ज़रूर पहनना है, बच्चों को भी सैनिटाइजेशन ज़रूर करना है, हाथ साफ रखनी है, दूरी बना के खेल खेल सकते हैं और इससे बचाव हो सकता है, ब्लैक फंगस से बच सकते हैं, थर्ड वेव से बच सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बात करें पोस्ट कोविड की, यानी किसी मरीज को कोरोना हुआ, वो ठीक हो गया, उसके बाद हमें कितना सावधान होने की ज़रूरत है? अब जो मरीज आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि ये कोरोना पॉजिटिव थे, कोरोना नेगेटिव होने के बाद ये जो है मास्क, सैनिटाइजेशन, दूरी इसको छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कोविड प्रूफ हो गया, तो ये कोविड प्रूफ के मुकाबले में नहीं रहे। इनको स्पेशल ध्यान रखना है खान पान का, इनको स्पेशल ध्यान रखना है सफाई का, इनको स्पेशल ध्यान रखना है कि ब्लैक फंगस से ये दूर रहें और ये तभी दूर रख सकते हैं जब सफाई रखें। और ऐसे मरीजों जिसमें कि इनको कोविड हो चुका हो, साथ में डायबिटीज़ हो, कोविड हो चुका हो, साथ में ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, साथ में टीबी की बीमारी हो, साथ में किडनी की बीमारी हो या कैंसर का बीमारी हो या लिवर की बीमारी हो, इसका मतलब कि इनके साथ जो इनका इम्यून सिस्टम है कोरोना से तो संक्रमित हुआ ही है और इन बीमारियों से भी संक्रमित हुआ। तो ऐसे मरीज जिसमें टीबी, डायबिटीज़, दमा या अन्य टीबी की कैंसर की बीमारी हो या किडनी की बीमारी, इनको एहतियात की बहुत ज़रूरत है, इनको साफ सफाई की और भी ज़्यादा ज़रूरत है और इनको उन बीमारियों को भी कंट्रोल रखना है क्योंकि अगर वो बीमारी कंट्रोल नहीं रखेंगे तो दोबारा भी कोरोना हो सकता है और ब्लैक फंगस हो सकता है। तो ऐसे लोगों को काफ़ी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जी, तो डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस तरीके से ब्लैक फंगस के लक्षण नज़र आते हैं, किस तरीके से कोरोना के लक्षण नज़र आते हैं, इनका इलाज क्या है, इनके बचाव क्या है। डॉक्टर साहब, अगर इसके बीच बात करें वैक्सीनेशन की, क्योंकि कोरोना के बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन, तो किन लोगों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और किन लोगों को नहीं है? वैक्सीनेशन तो सबको लेना है जी, चाहे वो 65 वर्ष से ऊपर हो, चाहे वो 45 से ऊपर हो, अब तो 18 से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन लगना है। जी, तो वैक्सीनेशन ही एक सुरक्षा कवच है जो आप पहन सकते हैं तो बीमारी से बच सकते हैं। जी, अब मामला ये है कि बहुत लोग नहीं लगवा रहे हैं, जी, जी, उनके मन में तरह तरह की भ्रांतियां हैं। जी, तो मैं दूरदर्शन के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो मदर्स लैक्टेटिंग हैं यानी दूध पिलाती हैं वो भी वैक्सीन ले सकती है और ट्रायल्स अभी चल रहे हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ में। हो सकता है कल होकर रिसर्चेज आए तो प्रेग्नेंट लेडीज़ भी वैक्सीनेशन ले सकती हैं। बहुत लोग के मन में रहता है कि अगर मुझे डायबिटीज़ है या मुझे किडनी की बीमारी है या मुझे लिवर की बीमारी है या मुझे टीबी की बीमारी है तो मैं वैक्सीन नहीं लूँ जी, जी, क्योंकि लेने से मेरा टीबी या जो भी अन्य बीमारी है वो बढ़ जाएगा। जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी मरीज जो कोरोना के अलावा दूसरे बीमारी से भी पीड़ित हो और ठीक हो गया हो उसे ज़रूर लेना चाहिए। हाँ, सिर्फ उनमें एहतियात बरतना है जो लोग को पहले से एलर्जी की प्रॉब्लम, जी, वो किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, अन्य बीमारियों से भी एलर्जी हो सकती है, अलग टैबलेट खाने से भी एलर्जी हो सकती है, इंजेक्शन से, उसमें एहतियात बरतना है। वैसे मरीजों को जो पहले से इस टाइप की एलर्जी से हैं वो जब वैक्सीन लेने जाएं तो वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर को, पैरामेडिकल स्टाफ को बताएं कि मुझे पहले से एलर्जी की प्रॉब्लम है ताकि एहतियात बरती जा सके और अगर उन्हें कोई भी पोस्ट इंजेक्शन दिक्कत होता है, वैक्सीन के बाद कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर्स उनका टेक केयर कर सके, उनको ठीक कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोग बताएं कि हाँ मैं पहले से एलर्जिक हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन किसी को भी कोई अन्य बीमारी है तो बिल्कुल हिचकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो ले सकते हैं। 18 से ऊपर वाले जो भी व्यक्ति हैं वो लें,
और ये सुरक्षा कवच का इस्तेमाल ज़रूर करें, किसी भी भ्रांति से रहें। और मैं चैनल के माध्यम से ये बहुत ज़रूरी है कि मैं बताना चाहूँगा, लोग व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, सोशल मीडियाज़ पे चले जाते हैं, जहाँ बहुत बहुत दिग्भ्रमित किया जाता है लोगों को। चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट की, उस पर जाएँ, उस पर आप देखें, 1075 टोल फ्री नंबर है, उस पर जाएँ, उस पर आप सवाल जवाब कर सकते हैं। और कोरोना समय जो भी सवाल आपके मन में, वो आप अगर वो आप नहीं चाहते हैं तो IGIMS इंस्टीट्यूट जो है मेरा, वहाँ टेलीमेडिसिन चलता है। आप टेलीमेडिसिन के माध्यम से हमारे IGIMS की वेबसाइट पे सारे नंबर्स दिए हुए हैं, हर विभाग का नंबर है। आप उस विभाग में फ़ोन करके टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनसे सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी शंकाएं हैं वो दूर करें, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि ये सुरक्षा कवच पहनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो वैक्सीन की अगर बात करें तो गांव में काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियां हैं। बहुत से ऐसे मामले सामने आए जहां लोग डरते हैं। कई लोगों को तो ये भी डर लगता है कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी मौत हो जाएगी। तो ये डर कितना खतरनाक है, और वैक्सीन वो ले, इसके लिए आप उनको क्या कुछ सलाह देंगे? नहीं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वैक्सीन से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित हों, वो वैक्सीन ले सकते हैं, और लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सुरक्षा कवच है। ये लेने से अगर आपको कोरोना होता भी है तो इसकी इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, ये आपको कम से कम इफेक्ट करेगा, सुरक्षा आपको देगा। और अगर इसकी लेवल हो तो जो सीवियर सिम्टम्स है वो ना हो कि आपको माइल्ड सिम्टम्स होंगी, या अगर मॉडरेट सिम्टम्स है वो ना हो कि माइल्ड सिम्टम्स होंगी। और मैं तो चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से बताना चाहूँगा कि IGIMS में लगभग 3500 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, टर्सी स्टाफ, अदर स्टाफ ने वैक्सीनेट लगवाया है, वैक्सीन लिया है। और ऐसे में सिर्फ 3 लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि वो अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। बाकी जितने भी लोग हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, और उनको अगर बीमारी भी हुई, कोरोना से इन्फेक्शन भी हुआ, तो बहुत माइल्ड रहा। किसी की गंध चली गई, किसी को हल्का बुखार आया, किसी को हल्का जुकाम आया, और घर पे ही रह के वो इलाज कराए, भर्ती की जरूरत किसी को नहीं पड़ी। तो ये तो मैं डॉक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन लिया, और वैक्सीनेशन लेने के बाद खुद सबका इलाज किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे जरूरी बात है। ये दर्शाता है, लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर्स खुद वैक्सीनेट हुए, और वैक्सीनेट होने के बाद वो लोग कोरोना का इलाज कर रहे हैं, और उन्हें कोरोना की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इससे लोगों को दर्शाया जा सकता है कि डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब की बात सुनकर आपको ज़रूर यकीन करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो खुद कई कोरोना मरीजों का इलाज लगातार कर रहे हैं, उन्होंने भी वैक्सीन ली, और उसके बाद उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत हुआ। यानी अगर आप आम जिंदगी में हैं तो आपको और भी कम चांसेस हैं दोबारा कोरोना होने की। तो वैक्सीन से बिल्कुल मत घबराइए, गाँव हो या शहर, आप कहीं भी हो, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। डॉक्टर साहब, इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं, ये भी देखा जाता है कि कई लोग वैक्सीन लगवाकर घर आते हैं तो देखने को मिलता है उनको हल्का बुखार आ जाता है, या फिर उनके शरीर में कहीं कहीं दर्द होने लगता है। तो ये कैसी अवस्था है, इसके बारे में लोगों को बताइए। जी, ऐसा है कि किसी भी तरह का वैक्सीनेशन लिया जाए तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं कोविड वैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में, सब में नहीं, कुछ लोगों में हल्का बुखार हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, किसी किसी को पाल्पिटेशन भी हुआ है। लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं, ये सब 24 से 48 घंटा में बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर किसी को सर दर्द हो, या बुखार हो, या जोड़ की दर्द हो, तो पैरासीटामोल दवा ले सकते हैं। ये फ्री अवेलेबल है सभी सरकारी अस्पताल में, आप अपने से भी खरीद सकते हैं, सरकारी अस्पताल जाके भी ले सकते हैं, और इसको लेने से सारा ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक और भ्रांति है वैक्सीनेशन के लिए, कुछ लोग का कहना है या सुनने में आता है, या मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कोवैक्सीन लें या कोविशील्ड लें। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही वैक्सीन बहुत अच्छे हैं, दोनों ही वैक्सीन हर तरह के परीक्षण किए जा चुके हैं। नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, हर जगह हर तबके में इसकी वैक्सीनेशन की रिसर्च हुई है, और सारे रिसर्च के बाद ये प्रूफ हो गया है कि ये दोनों वैक्सीन अच्छी है, दोनों लें, दोनों स्वदेशी है, दोनों हम पे परीक्षण करके ही लगाया जा गया है। तो इसमें ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ के वैक्सीनेशन लें और अपने आप को कोरोना प्रूफ बनाएं। जी डॉक्टर साहब, वक्त अब हो चुका है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को जरूरी सलाह दें ताकि कोरोना, ब्लैक फंगस, इन तमाम बीमारियों से खुद को बचा पाएं और एक स्वस्थ जीवन बिता पाएं। मूल है कि जो 3 चीजें, SMS, S इज सैनिटाइजेशन, M इज मास्क,
और ऐसे समान दूरी डिस्टेंस बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि वैक्सीन से नहीं डरें, वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। जहाँ भी आप जाएं, कोविड प्रोटोकॉल आप मेंटेन करते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड का हम लोग जंग तभी जीत सकते हैं जब सरकार और आम आदमी दोनों मिलकर इससे लड़ें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो दर्शकों, अच्छा खाइए और 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथों को और इसके साथ अलर्ट रहिए। जो कुछ सरकार की तरफ से गाइडलाइन आती रहती है उन पर ध्यान दीजिए और अपने साथ साथ अपनों को भी सुरक्षित रखिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।